Hello students, I hope that you all are investing and devoting proper time in your studies and you all have revised the previous topics which we have done in our earlier lectures. Now we are going to start with a new topic that is also the combination of the cells, but now in this lecture we are going to discuss the mixed combination of cells, means the series as well as the parallel arrangement mixed in one circuit only. सबसे पहले देखिए बेटा, आपका हेडिंग जो है इस टॉपिक का दैट इज द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसका मतलब इसके अंदर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को एक साथ एक ही सर्किट में अरेंज करना है। जैसे ये डायग्राम में देखें, अगर हम हमारे पास सभी आइडेंटिकल सेल्स हैं, मतलब सभी सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो आइडेंटिकल सेल्स में मैंने फर्स्ट सेल लिया जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेकेंड सेल अगेन सेम, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एंड सो ऑन। आई डोंट नो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जो सर्किट में लगे हैं, बिकॉज वी आर डूइंग द जनरल आर्टिकल। तो जनरल आर्टिकल में हम ये सपोज करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो आपके पास स्ट्राइप चल रहा है उसमें सेल्स कितने कनेक्टेड हैं, दैट इज एन इन नंबर, स्मॉल एन। तो यहाँ पे जितने भी सेल्स हमने कनेक्टेड एक लाइन में सपोज किए हैं उनका नंबर हमने सपोज कर लिया है स्मॉल एन। और इसी तरह का अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल में भी कनेक्टेड है आइडेंटिकल, और वो जो हमने सपोज किया है उसका नंबर दैट इज एन। यानी हम ये सपोज कर रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्राइप है, उस एक स्ट्राइप में आइडेंटिकल सेल्स जिनका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, वो कनेक्टेड है। कितने हैं उसे हमने जनरलाइज करके लेट कर लिया है एन। और ऐसा एक स्ट्रिप है, फिर ऐसा सेकंड स्ट्रिप, फिर थर्ड स्ट्रिप, फिर फोर्थ स्ट्रिप, फिर फिफ्थ स्ट्रिप, ऐसे करते करते आई डोंट नो कितने स्ट्रिप्स हैं, तो हम उसको जनरलाइज करके क्या सपोज कर लेंगे एम। तो एन सेल्स सीरीज में चल रहे हैं और सीरीज में जो भी अरेंजमेंट है वही आइडेंटिकल अरेंजमेंट एम टाइम्स जो है वो पैरेलल के अंदर रिपीट हो रहा है। और इस सर्किट का ये वाला पॉइंट जो है, सभी टर्मिनल्स को हमने इन दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर दिया। इनका हम नेम भी रख सकते हैं, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। और इसको हमने ए एंड बी पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया विद सम एक्सटर्नल रेजिस्टर, एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, जिसको हमने सपोज कर लिया है कैपिटल आर। नाउ वी आर हियर सपोजिंग दैट कि जो करंट स्नैच हो रहा है आपके सर्किट में उस करंट की वैल्यू क्या है, कैपिटल आई। हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना इस सर्किट के लिए, और फिर उसके बाद करंट का वैल्यू निकालना और फिर देखना कि किस रेजिस्टेंस को बड़ा रखने में या किस रेजिस्टेंस को छोटा रखने में हमें बेनिफिट होने वाला है। अब सबसे पहले देखते हैं, जब हम सीरीज की बात करेंगे, अब सभी अरेंजमेंट्स को आप भूल जाओ, सिर्फ एक लाइन के ऊपर फोकस करो, दैट इज दिस वन। अगर हम सिर्फ एक लाइन को देखें, इस एक लाइन को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आंसर इस एक लाइन का होगा वही सारे आंसर्स क्या होंगे, इन एम लाइंस के होंगे जो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो एक लाइन के अंदर हम देखें तो सीरीज अरेंजमेंट है, और सीरीज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि सीरीज में जो ईएमएफ होती है वो ऐड हो जाती है और इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी सभी की ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम ईएमएफ की बात करें तो टोटल ईएमएफ ऑफ द स्मॉल एन नंबर ऑफ सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन दिस वन लाइन, इस वन लाइन के अंदर स्मॉल एन सेल्स कनेक्टेड हैं, तो आपके पास टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद ई, कैपिटल ई। और आपके पास अगर एम रोज पैरेलल में है, अब एक बात हमने पैरेलल में ये सीखी थी कि अगर हम पैरेलल में कनेक्शंस करते हैं तो पैरेलल के अंदर जो ईएमएफ का वैल्यू, क्योंकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब आपके पास ये फर्स्ट लाइन का पॉइंट है ये ए और ये सेकंड पॉइंट है बी। इस सेकंड वाली लाइन का यानी दिस वन, दिस सेकंड लाइन जिसके अंदर अगेन एन सेल्स ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर वो पॉइंट ए एंड बी ही हैं जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट है। और अगर हम लास्ट लाइन को देखें, इस लास्ट लाइन के भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, ए एंड बी ही है। इसका मतलब अगर ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है, ये सभी लाइंस आपस में कनेक्टेड है विद दीज टू पॉइंट, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इसका मतलब पैरेलल के अंदर इन सभी लाइंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम। अगर मैं एक स्ट्राइप का टोटल ईएमएफ का आंसर निकाल रही हूँ और उस टोटल आंसर को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद कैपिटल ई, तो आपके पास जब एम रोज पैरेलल में कनेक्ट हो रही है तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का आंसर होगा वो क्या रह जाएगा, एन मल्टीप्लाइड विद कैपिटल ई ही होगा। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वो इसलिए क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अब अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा इजी करके आपके लिए बनाऊं तो पहली रो को अगर मैं रब करके सिर्फ एक सेल बना दूं जिसके ईएमएफ का आंसर मैं निकाल चुकी हूं और उसके ईएमएफ का आंसर है स्मॉल एन मल्टीप्लाइड विद कैपिटल ई, और रेजिस्टेंस का आंसर है। अब सीरीज में जब हम रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं, पहला सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है
दूसरे का भी आ रहा है, ऐसे करते करते मैंने n सेल्स को कनेक्ट किया है सीरीज में इस पहली लाइन के अंदर। तो जब मैं n बार स्मॉल r को ऐड करूंगी तो आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r। तो पहली लाइन सॉल्व होगी, सभी सेल्स को हटा के हमने एक ही सेल लगा दिया जिसका नेट ईएमएफ भी मिल चुका है और नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। सिमिलरली सेकेंड लाइन में भी आपकी n सेल्स ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको रिमूव करें तो हम एक ही सेल लगा सकते हैं। उस एक सेल का जो ईएमएफ होगा वो n इंटू ई है, नेट ईएमएफ, और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो स्मॉल n इंटू आर है। ऐसे करते करते m टाइम्स आपने नीचे जाना है और लास्ट वाली जो लाइन है अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें तो लास्ट वाली लाइन हमने डॉटेड इसीलिए बनाई है क्योंकि पता नहीं कितने कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी आपका n टाइम्स ऑफ e है, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इन सभी सेल्स का स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद r है। अब ये आइडेंटिकल वैल्यू के n इंटू ई, n इंटू ई, n इंटू ई वैल्यूज के जो सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ की वैल्यू स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद e है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेल्स को तो आपके पास जो ईएमएफ का आंसर होता है वो वही रहता है, क्योंकि ये ईएमएफ इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की ही वैल्यू है। तो इसका मतलब आपके पास इन सभी का जो आंसर यानी ए और बी पॉइंट के बीच में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिसको हम ई इक्विवेलेंट कहेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल n टाइम्स विद कैपिटल E। यही चीज हमने ये लिखी है कि सिंस m rows are connected in parallel and these m rows are actually identical, so equivalent EMF का आंसर आपके पास क्या बन गया, स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद कैपिटल E। अब हम रेजिस्टेंसेस को सॉल्व कर लें। एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू स्मॉल n इंटू आर, दूसरी रेजिस्टेंस स्मॉल n इंटू आर, तीसरी रेजिस्टेंस स्मॉल n इंटू आर। अब ये सारे रेजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है और कितने टोटल रेजिस्टर हैं, दैट इज m, क्योंकि m नंबर ऑफ लाइंस हैं, आइडेंटिकल लाइंस जो कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर। सो फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का क्या होगा, 1/nr प्लस 1/nr अप टिल, अब ये कितनी बार रिपीट होना है, जितनी बार भी हमने ये nr सर्किट में लगाए हुए हैं और कितनी बार लगाए हैं हमने, दैट इज स्मॉल m टाइम्स। तो यानी 1/r इक्विवेलेंट का आंसर 1/nr प्लस 1/nr अप टिल सो ऑन कितनी बार चलना है, m टाइम्स। तो अगर इनको एड अप करें तो इट बिकम्स m/n इंटू r, जहां पे कैपिटल M क्या है, ये दिस इज योर कैपिटल M। इस तरीके से कितने पैटर्न में लगाया हुआ है हमने सेल्स को, और n क्या है कि इस एक रो के अंदर हमने कितने सेल्स को, आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है वो स्मॉल n है, और पैरेलली हमने कितने आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल रोज को कनेक्ट किया हुआ है वो वैल्यू आपके पास क्या है, स्मॉल m है। तो r इक्विवेलेंट का आंसर क्या बन गया, इसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट बिकम्स n इंटू आर अपॉन m। अब यानी इस पूरे पैटर्न को मैंने सॉल्व करके एक ही आंसर निकाल लिया जिसकी ईएमएफ की वैल्यू यानी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, स्मॉल n मल्टीप्लाइड विद कैपिटल E, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स कितना है, स्मॉल n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब ये R इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल, ये R इक्विवेलेंट और दिस कैपिटल R यानी एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों आपस में किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या बन जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू R अपॉन m। तो हमें टोटल ईएमएफ भी मिल गया पूरे सर्किट का और टोटल रेजिस्टेंस भी मिल गया हमें सर्किट का। और करंट का आंसर क्या होता है, करंट इज टोटल अप्लाइड ईएमएफ विद इन द सर्किट डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आपके पास करंट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, टोटल ईएमएफ है n इंटू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो m आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक फैक्टर की m का ऊपर जाएगा, तो ये बन गया m इंटू r प्लस n इंटू स्मॉल r। इस स्मॉल n को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं इन द न्यूमिनेटर, तो ये चीज क्या बन जाएगी, करंट का एक्सप्रेशन स्मॉल n इंटू स्मॉल m। स्मॉल n क्या है, जो रो में चल रहे हैं सेल्स, स्मॉल m क्या है, जो पैरेलल में वही रोज रिपीट हो रही हैं, कैपिटल E ईएमएफ की वैल्यू एक सेल के लिए, और कैपिटल R एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स व्हिच आर आइडेंटिकल कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। तो आपके पास करंट का टोटल एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। लेकिन अभी हमने इसमें ये पता करना है कि करंट मैक्सिमम होने की सिचुएशन क्या होगी। तो करंट को मैक्सिमम करने के लिए अब देखो, अगर आपके पास कोई भी एक एक्सप्रेशन है विच इज अ रैशनल नंबर, अब सिंस अगर हम करंट को देखें, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, वेयर p के ऊपर फैक्टर है nm इंटू e और q में ये फैक्टर है m इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r।
तो हम चाहते हैं जो ये वाला फैक्टर यानी डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो कम से कम हो, उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब हम ये स्मॉल m इंटू कैपिटल R को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट और फर्दर उसका स्क्वायर, और ये वाले फैक्टर को भी हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट एंड फर्दर उसका स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी हमने क्या करना है एक -2 टाइम्स ऑफ a यानी दिस कंप्लीट फैक्टर क्योंकि ये a की जगह पे चल रहा है एंड b अंडर रूट के अंदर दिस कंप्लीट फैक्टर, तो -2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट क्योंकि अंडर रूट ऑलरेडी ab में है, तो अंडर रूट के अंदर दिस कंप्लीट फैक्टर एंड दिस कंप्लीट फैक्टर, इनको इकट्ठा करके हमने ये लिखा। तो एक बार हमने माइनस में 2 टाइम्स ये फैक्टर किया और एक बार प्लस में 2 टाइम्स में हमने यही फैक्टर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये वाला और ये वाले फैक्टर को एक ब्रैकेट में किया। अब इस आइडेंटिटी को देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्म हो रही है जिसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल R, b की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ स्मॉल n इंटू स्मॉल r, तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा और ये जो प्लस वाला फैक्टर बच गया इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब आपके पास करंट का फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो मैक्सिमम हो। अगर आपको करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करना है तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा मिनिमम, एंड डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म तो ये है जिसमें माइनस का फैक्टर चल रहा है और स्क्वायर है, और दूसरी टर्म है ये। अब ये वाली टर्म अगर किसी भी तरीके से 0 हो जाए तो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगी और डिनोमिनेटर में जितनी कम टर्म्स होंगी एडिशंस में उतना ज्यादा करंट का वैल्यू क्या होगा हाई होगा। इसका मतलब अगर करंट को मैक्सिमम करना है सो वी वांट दिस टर्म यानी अंडर रूट ऑफ स्मॉल m इंटू कैपिटल R माइनस अंडर रूट ऑफ स्मॉल n इंटू स्मॉल r शुड बी इक्वल टू 0, और अगर ये पूरी टर्म 0 के बराबर होगी तो ये वाले फैक्टर को 0 के इस तरफ लेके जाएं तो हमारे पास कंडीशन निकल आई दिस वन। इतना क्लियर है आपको? यानी अब हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास जो करंट का एक्सप्रेशन निकला है दैट इज n इंटू m इंटू e डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ m इंटू कैपिटल R माइनस अंडर रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, इस पूरे फैक्टर का होल स्क्वायर, और साथ में फैक्टर आ रहा है 2 अंडर रूट ऑफ m इंटू n इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r। अगर ये वाला फैक्टर 0 हो जाए यानी अंडर रूट ऑफ m इंटू r माइनस अंडर रूट ऑफ n इंटू r इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है अंडर रूट ऑफ m इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। इट इम्प्लाइज इफ दिस इज इक्वल टू दिस सो देयरफॉर आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। अब हम स्क्वायरिंग कर दें इन फैक्टर्स की तो ये बन गया m इंटू r इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r। हमें ये पता करना है कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टर की वैल्यू को क्या रखें ताकि आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो सर्किट में मैक्सिमम रहे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर का एक्सप्रेशन क्या आ गया n इंटू आर डिवाइडेड बाई m। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन भी है ऑलरेडी सॉल्व, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या था कैपिटल R को ऐड किए बिना जो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी ये वो आंसर है। यानी दिस फैक्टर इज एक्चुअली दिस फैक्टर स्मॉल n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई m, it is actually equal to the effective resistance of effective I say internal resistance better is effective internal resistance of cells of मतलब बेटर है मिक्स्ड सेल्स लिखना, क्योंकि हमने सेल्स को सीरीज में भी लगाया है और सेल्स को भी पैरेलल में भी लगाया है। और ये वाला फैक्टर अगर आप चेक करें प्रीवियस इक्वेशन में रब कर चुकी हूँ तो इस इक्वेशन को मैंने R इक्विवेलेंट लिखा था, डायग्राम में देख सकते हैं ये आंसर पड़ा R इक्विवेलेंट का वैल्यू स्मॉल n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई m निकाला था। यानी जब एक्सटर्नल कैपिटल R आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है is equal to the effective internal resistance of the mixed combination of cells, अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी तो इसका मतलब आपके पास करंट जो है वो सर्किट में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने की कंडीशन मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या आ गई कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जिसका आंसर क्या है स्मॉल n इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई m। सो दिस इज आवर आंसर जो हमने निकालना था। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें और जाना है। अब हमने पॉइंट्स लिखने हैं कि हमने क्या क्या चीजें सॉल्व की हैं सीरीज में भी और पैरेलल में भी। Now let us see। अब देखिए हमने सीरीज, सबसे पहला टॉपिक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स में जो किया था दैट वाज आवर सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने जो आंसर निकाला था
वो ये था कि आपके पास इफेक्टिव ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ का आंसर होता है n टाइम्स ऑफ कैपिटल ई, अगर आप n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और जो R इक्विवेलेंट का आंसर होता है, R इक्विवेलेंट मतलब मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा पूरे सर्किट का, जिसमें सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होके मिलता है स्मॉल n इंटू स्मॉल r, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करें तो क्या बनता है कैपिटल R। और अगर हमें करंट निकालना है तो करंट किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो टोटल ईएमएफ आपके पास क्या निकली थी n इंटू ई, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट था ये। अब इसमें एक बात मैंने आपको और बताई थी, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसको लगाने का हमें सिर्फ तभी बेनिफिट हो सकता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन को हम यूज कब करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें ईएमएफ की वैल्यू हाई चाहिए किसी सर्किट में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल सीरीज में लगेंगे, चाहे वो आइडेंटिकल हो चाहे वो डिफरेंट हो, उनका टोटल ईएमएफ जो होगा पूरे सर्किट का वो सभी सेल्स की ईएमएफ को ऐड करके ही मिलेगा। लेकिन करंट बड़ा आएगा कि छोटा आएगा वो डिपेंड करेगा कि आप कैपिटल आर की वैल्यू को कैसा चूज करते हैं। तो इसका मतलब सीरीज को तभी यूज करते हैं जब आपको क्या चाहिए, ईएमएफ की वैल्यू हाई चाहिए, और करंट को हाई रखना है या नहीं रखना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कैपिटल आर की वैल्यू को क्या रख रहे हो। जैसे अगर हम कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हाई रखते हैं तो उस केस में ये वाला फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आपके पास करंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, स्मॉल n टाइम्स ऑफ कैपिटल E into R, which is यानी करंट बिकम्स n टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। तो ये सीरीज में हमने सीखा था कि क्या क्या एक्सप्रेशंस है और क्या आंसर है। इसी तरीके से पैरेलल के अंदर हमने काम किया, पैरेलल के अंदर हमने क्या करना है, देखो पैरेलल में तो ईएमएफ तो उतनी ही रहती है, क्योंकि अगर हम 3 या 4 सेल्स को सेम ईएमएफ के सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो जो टोटल ईएमएफ होगा सर्किट का वो एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ का आंसर तो ई ही रहता है, और आपके पास रेजिस्टेंस का आंसर निकालने का मेथड होता है 1/R इक्विवेलेंट, यानी सेल्स का रेजिस्टेंस। मैं स्मॉल r लिख रही हूँ, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स, तो उसका आंसर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अब तक जितने भी आपने लगाए हैं। और अगर टोटल सर्किट का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट, तो ये आंसर लिखोगे। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमें सर्किट में क्या चाहिए, करंट की वैल्यू हाई चाहिए, क्योंकि जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंसेस का तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी सर्किट का रिड्यूस हो जाता है। जब किसी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से रिड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, हाई होगी। और जो पैरेलल के अंदर हमने करंट का फॉर्मूला लगाया था या निकाला था सॉल्व करके, वो फॉर्मूला की वैल्यू थी m इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस m टाइम्स ऑफ कैपिटल R। इसका मतलब पैरेलल में हमें किसको ज्यादा रखने में फायदा है और किसको कम, यानी पैरेलल के अंदर अगर हम स्मॉल r की वैल्यू को हाई रखेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू अगर हाई है तो ये वाला फैक्टर आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब आपके पास जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा I दैट इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ E अपॉन स्मॉल r। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सीरीज में बेसिकली क्या रीजन होता है कि सीरीज के अंदर आपके पास हमेशा ही ईएमएफ हाई होता है, करंट लो होता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंसेस को या कितने मर्जी रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो सबका एडिशन हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट क्या होगा, कम, लेकिन ईएमएफ का वैल्यू जो है या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है वो क्या होगा, हाई। पैरेलल के अंदर अगर हम काम करते हैं तो जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट का रिड्यूस हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट क्या होगा, हाई होगा, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू सेम ही रहनी है। तो अगर आप 3 या 4 सेल्स को सेम ईएमएफ के पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ईएमएफ तो एक सेल के जितना ही होगा, बट करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हाई। दैट इज बिकॉज पैरेलल के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस है वो सर्किट का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब एक लास्ट में हमने पैरेलल के लिए एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था, हमने टू डिफरेंट सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करके एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया था। उस एक्सप्रेशन को हमने जनरलाइज करना है और n सेल्स के लिए या m नंबर ऑफ सेल्स के लिए उसका आंसर निकालना है। हमारा जो एक्सप्रेशन था पैरेलल के अंदर, हमने पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट तो निकाला था, दैट वाज 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि टू डिफरेंट सेल्स पैरेलल का हमने ये टॉपिक किया है, दैट इज आवर प्रीवियस वीडियो। और E इक्विवेलेंट का आंसर हमने निकाला था E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट भी ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना डायरेक्टली भी एग्जाम में आया हुआ है 3 मार्क्स के अंदर।
अब इसी को हमने थोड़ा सा और जनरलाइज करना है। अब ये एक्सप्रेशन को हमने इस तरीके से भी सॉल्व करना है, दैट इज E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था पिछले लेक्चर में, E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 मल्टीप्लाइड विद R इक्विवेलेंट। अगर आपको याद हो तो आप प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, अगर आपने नोट डाउन किया है। अब इसी को मैं थोड़ा और जनरलाइज करूं n सेल्स के लिए या m नंबर ऑफ सेल्स के लिए, लेट्स से n सेल्स के लिए ही कर लेते हैं, तो E इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टिल En अपॉन Rn मल्टीप्लाइड विद R इक्विवेलेंट। देखो बेटा, जो ये वाला फॉर्मूला होता है ये आप 2 सेल्स के लिए इजीली लिख पाओगे, लेकिन 3 सेल्स के लिए लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बेटर इज E इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला याद करने की जगह आप हमेशा इस फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अगर मेरे पास 3 या 4 सेल्स है तो मैं लिखूंगी E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस E3। अब मैं R1 डालूं R2 डालूं, ये क्या डालूं समझ नहीं आता, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये फॉर्मूला हमने सिर्फ तभी यूज करना है जब हमारे पास 2 डिफरेंट सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल के अंदर, तो ये फॉर्मूला आप लगाएं किसी भी न्यूमेरिकल में। लेकिन अगर 2 से ज्यादा 3 या 4 सेल्स कनेक्टेड हैं तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, तो दोनों की ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये फॉर्मूला को जब आप जनरलाइज करेंगे तो ये इजीली जनरलाइज हो जाएगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इजीली जनरलाइज नहीं हो सकता। तो हमने E इक्विवेलेंट को जब n सेल्स के लिए जनरलाइज करना है तो लिखना है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टिल En अपॉन Rn विद R इक्विवेलेंट। तभी मैंने इस एक्सप्रेशन के बाद आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी निकलवाया था इन द प्रीवियस वीडियो। सो आपको इस एक्सप्रेशन पे जरूर फोकस करना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, कि अगर 3 या 3 से ज्यादा सेल्स है तो ये एक्सप्रेशन 2 ही है, तो फिर ये एक्सप्रेशन याद करेंगे। अब इसमें करंट निकाल लेते हैं, तो जो टोटल करंट होगा सर्किट में, तो टोटल करंट किसके बराबर होता है, टोटल ईएमएफ पैरेलल में E इक्विवेलेंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में 2 रेजिस्टर होंगे, एक तो कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर और एक इंटरनल रेजिस्टेंसेस सभी का सम यानी R इक्विवेलेंट। अब E इक्विवेलेंट का आंसर हम निकाल चुके हैं, दैट इज दिस जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन। तो लिखेंगे E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 अप टिल En अपॉन Rn विद R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे अगर मैं R इक्विवेलेंट फैक्टर को कॉमन कर दूं तो R इक्विवेलेंट को मैंने कॉमन किया तो ये फैक्टर बन जाएगा कैपिटल R अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस 1, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब ये R इक्विवेलेंट कैंसिल हो गए तो ये चीज बन जाएगी, लेकिन और यहाँ पे 1 अपॉन, क्योंकि R इंटू R को 1 इंटू R भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का आंसर हमें पता है, दैट इज दिस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टिल 1 अपॉन Rn। तो ये चीज बन जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टिल En अपॉन Rn, न्यूमरेटर में ये फैक्टर डिवाइडेड बाय 1 को मैं पहले लिख रही हूँ 1 प्लस कैपिटल R एज इट इज, और साथ में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का आंसर क्या है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टिल 1 अपॉन Rn। तो अगर करंट निकालना हो सो वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन इफ n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 सेल्स कनेक्टेड है फिर तो बहुत ही सिंपल है, फिर इसको और इसको उठाओ और दोनों को क्या कर दो, जस्ट डिवाइड कर दो। So thank you so much for watching my video. Please like and subscribe my channel, and we will do the next topic in the next videos. Thank you.